आपको कब ये खबर लगी कि आपका चयन एमपीपीएससी में हो गया है? मैं उस टाइम इंटरनेट ही चला रहा था। मुझे पता चला कि एमपीपीएससी सर्वाइस का रिजल्ट आ गया है और मैंने उसमें अपना नाम सर्च किया तो विवेक सिंह लिखा तो काफ़ी सारे लोग आ गए। एमपीपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, तो क्या इस दौरान आपने किसी और परीक्षा की ओर अपना रुख किया या एमपीपीएससी में ही लगे रहे? ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा योगदान था मेरी इस सफलता में। सफलता में। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य से। अच्छा, उत्तर लेखन एक बहुत बड़ा टास्क है। आंसर राइटिंग को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी भ्रम रहता है, तो उत्तर लेखन को आपने अपनी तैयारी के दौरान कितना टाइम दिया? सर मेरी जो बड़ी बहन है वो भी सर एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी अपने समय में, पर सर किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाई। तो सर मैं उनसे ही काफ़ी प्रेरित था और इस वजह से सर मैंने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सपनों को एक समय सीमा में बांध लेता है तो वे सपने लक्ष्य बन जाते हैं, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर लेता है वह एक निश्चित समय सीमा में सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे ही मेरे साथ में एक युवा बैठे हुए हैं जिनका नाम है विवेक सिंह राजावत, जिनका सबसे पहले उत्कर्ष के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवेक जी का चयन हाल ही में 2022 एमपीपीएससी के अंतर्गत सीटीआई पद पर हुआ है, और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि इस युवा ने अपने पहले अटेम्प्ट में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो हम विवेक जी से उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसी रही उनकी यह यात्रा, और इनकी इस यात्रा से भावी अधिकारियों को यानी कि वर्तमान के अभ्यर्थियों को क्या क्या शिक्षाएँ मिलती हैं। तो चलिए विवेक जी, आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए, और सबसे पहले तो यह बताइए कि आपको कब ये खबर लगी कि आपका चयन एमपीपीएससी में हो गया है? सर मैं घर पे ही था जब सर रिजल्ट आया। जी। तो सर मैंने ही खुद देखा। हाँ। मैं उस टाइम इंटरनेट ही चला रहा था तो मुझे पता चला कि एमपीपीएससी सर्वाइस का रिजल्ट आ गया है ठीक है। और मैंने उसमें अपना नाम सर्च किया तो विवेक सिंह लिखा तो काफ़ी सारे लोग आ गए। जब फिर मैंने विवेक सिंह राजावत सर्च किया तो फिर मेरा नाम आ गया था फाइनली उसमें। और उसके बाद मैंने अपने पिताजी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और ये अनुभव थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत क्योंकि बढ़िया। सामान्यतः पिताजी जो है वो गले नहीं लगाते थे, तो वो एक अलग अनुभव था सर। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि विवेक जी अक्सर हम जिन परिवारों से आते हैं और जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ अक्सर हमारे माता पिता अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन पिताजी ने आपको गले लगाया तो मैं समझ सकता हूँ कि अनुभव आपके जीवन के सबसे अनुभवों में से सबसे अच्छे अनुभवों में से एक रहा होगा। ठीक है, तो विवेक जी ये बताइए कि सबसे पहले आपको प्रेरणा कब मिली कि आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, सिविल सेवाओं में आना चाहिए? सर मेरी जो बड़ी बहन है वो भी सर एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी अपने समय में, पर सर किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाई। तो सर मैं उनसे ही काफ़ी प्रेरित था और इस वजह से सर मैंने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी और सर हो गया फाइनली। अरे बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अपनी, अगर मैं कहूँ तो दीदी का एक बड़ा योगदान आपके जीवन में रहा बिल्कुल सर। है ना? हाँ, तो हम उत्कर्ष के ऑनलाइन मंच से सबसे पहले दीदी को शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने एक सुयोग्य अधिकारी को जो है एमपी को, मध्य प्रदेश राज्य को जो है समर्पित किया है। अच्छा विवेक जी ये बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू करी तो इस दौरान आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य से। क्या बात है, हिंदी साहित्य आपका विषय रहा है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान जो विषय हैं वो हमारी तैयारियों में किसी प्रकार से भूमिका निभाते हैं? सर बिल्कुल सर। मेरा तो सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी था जो कि सर सिलेबस में भी था काफ़ी। हाँ। तो सर बिल्कुल सर टू द पॉइंट अगर आप कहें तो पूरी ये भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा योगदान था मेरी इस सफलता में। बहुत बढ़िया। अच्छा विवेक जी ये बताइए कि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर लोग इस तरह की भी बातें करते हैं बीच में, है ना, कि एमपीपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, तो क्या इस दौरान आपने किसी और परीक्षा की ओर अपना रुख किया या एमपीपीएससी में ही लगे रहे? सर मैंने तो सर कोई बी प्लान भी नहीं सोचा था। क्या बात है। पूरी तरीके से सर मैं एमपीपीएससी में ही लगा हुआ हूँ। 12th के बाद से ही मैं ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी को प्रारंभ कर दिया था और मैंने पीजी भी नहीं किया और ना ही मैंने कोई और कुछ दूसरी तरफ देखने की कोशिश करी, और यहाँ तक कि मैंने कोई दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं दिया और मैं टोटली पीएससी के लिए डेडिकेटेड था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं मैं आपको बता देता हूँ कि विवेक जी को कई स्तर से मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को जानता भी हूँ।
ये बिल्कुल ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार से प्लान बी नहीं था। हालाँकि बहुत सारे विद्यार्थी अपने-अपने स्तर पर अपनी-अपनी रणनीतियाँ जीवन की बनाते हैं, तो आप बनाते रहिएगा। विवेक जी एक मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से समर्पित विद्यार्थी रहे, तो इन्होंने अपना जितना समय व्यतीत किया सिर्फ एमपीपीएससी की तैयारी में ही व्यतीत किया। अच्छा विवेक जी, इस दौरान जब तैयारी के 3 चरण हैं, अगर हम क्रमबद्ध तरीके से बात करें, तो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आपने ऑब्जेक्टिव या रिवीजन मतलब आपने क्या रणनीति अपनाई ताकि प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार की उलझन ना हो? सर मैंने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई। हाँ। मैं पीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी तरफ ही ध्यान रखते हुए तैयारी प्रारंभ करता हूँ। पर जब नोटिफिकेशन आया प्री का, तो उस दौरान फिर मैं पूर्णतः डेडिकेटेड होकर प्री के लिए तैयारी करता था। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। उसके लिए सर मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करता था। और कई सारी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने उस दौरान लगाई, तो उससे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है जो आपको कहीं ना कहीं प्री में बेहतर नंबर लाने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ और अक्सर जितने भी मेंटर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, सबका यही मानना है और विद्यार्थियों को सीखना भी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि विद्यार्थी जो है 9 माह तक तो पता चला प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिर बाद में जो है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो अच्छा है, आपकी जो रणनीति है वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेगी। तो मतलब आपने अपना फोकस जो है वो मुख्य परीक्षा की तरफ रखा। अच्छा, इस दौरान आपने नोट्स मेकिंग को लेकर थोड़ा कुछ आइडिया जो विद्यार्थियों को आप बताना चाहें कि नोट्स मेकिंग में किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना है? सर मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप नोट्स को पढ़ें बेहतर तरीके से, फिर उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें। अच्छा। आप कभी कभी विद्यार्थी क्या है कि सीधे शॉर्ट नोट्स बनाना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ। फिर वो उन्हें समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए आप पहले चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ें, फिर उसके बाद आप अगला चरण नोट्स बनाने का काम करें। फिर उस नोट्स को ही लगातार कई बार पढ़ें, ना कि आप नई नई चीज़ों को एकत्रित करने में लग जाएं। ठीक है, तो मतलब मैं जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि विद्यार्थियों को आप यही कहना चाह रहे हैं कि अंतिम रूप से विद्यार्थी जो है वो शॉर्ट नोट्स में जल्दबाजी ना करे, पहले विषय वस्तु का अच्छे से अध्ययन करे, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर शॉर्ट नोट्स का कई बार रिवीजन करे, बार बार भटकाव ना लेकर के आए। अच्छा, वैसे इस दौरान एक बड़ी बात कही जाती है कि तैयारी के दौरान बीच बीच में स्ट्रेस आता है, घर वालों का प्रेशर आता है, तो उस दौरान आपको कभी तनाव महसूस हुआ? अगर हुआ तो फिर आपने उसको मैनेज कैसे किया? सर तनाव के समय सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो सर उनके साथ थोड़ा सा सर समय व्यतीत कर लो तो अपने आप स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता था। और सर मेरा ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ। अरे क्या बात है। चीज़ें सर स्मूथ चलती रहती, थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आते हैं तो सर टैकल करना बहुत आना चाहिए। तो जैसा नाम है विवेक जी का, तो वैसे ही उनके काम हैं विवेकानंद से। मुझे लगता है इनका व्यक्तित्व प्रभावित है और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आज का युवा तनाव नहीं ले रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि तनाव मुक्त जीवन ही सही मायने में जीवन माना जाता है। तो विवेक जी मतलब अगर मैं बात करूं कि साक्षात्कार के दौरान आपने किन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया? सर मैंने उस दौरान अपने प्रेजेंटेशन पे और करंट अफेयर्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। साथ ही साथ जो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, विशेष तौर पे हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य का उतना वेटेज एमपीपीएससी मेंस में नहीं है। हाँ। तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा अलग से तैयार किया। बहुत और वो प्रश्न भी मुझसे वहाँ पूछे गए, तो कहीं ना कहीं मदद रही। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस प्रकार के प्रश्न बताइए आप, ताकि कभी जो आने वाले समय में विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा देते हैं और साक्षात्कार में जाते हैं तो उन्हें किन बातों को ध्यान रखना है? हिंदी साहित्य से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे? सर पहला तो मुझसे हरवंश राय बच्चन जी की वो एक कविता पूछी गई। बहुत बढ़िया। और मुझसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं के बारे में भी पूछा गया। मुख्यतः रचनाएं फैक्चुअल थोड़ा सा ज़्यादा था और अलंकार भी पूछा उन्होंने। क्या बात है। एक कविता भी पूछी थी जो सर मैं माफ़ी चाहूँगा, सर बता नहीं पाया था उन्हें। पर सर बेसिकली फैक्चुअल थोड़ा सा था। अच्छा, मतलब हिंदी साहित्य में रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उत्तर लेखन एक बहुत बड़ा टास्क है। आंसर राइटिंग को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी भ्रम रहता है, तो उत्तर लेखन को आपने अपनी तैयारी के दौरान कितना टाइम दिया? सर मेरा मानना यह है कि आप पहले चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और उनको काफ़ी बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप उत्तर लेखन पे आइए। और उत्तर लेखन में भी आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपनी स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी माध्यम में लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, एक समस्या रहती है। तो आप उस पर काम करिए और अपने जो आंसर्स हैं उनमें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा काम करिए। आप फैक्चुअल डाटा डालिए उनमें,
बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप जो भी मैगजीन्स हैं, जैसे अक्सर योजना और कुरुक्षेत्र अरे मैगजीन्स क्या आती बात है! हैं, तो आप उनको पढ़ के कई सारी नई चीज़ मिलेंगी आपको। तो आप नई चीज़ों को उसमें ऐड करिए, क्या बात! क्योंकि वो आपके जो आंसर हैं उसको लोगों के आंसर से अलग बनाएंगी। बहुत क्योंकि बढ़िया। ज़्यादातर लोग यहाँ इंदौर में वही सारी कोचिंग्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, हाँ, तो कंटेंट सेम ही रहता है सबका। सेम तो सेम आपको अपना एक स्टैंड ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा। वैल्यूएडिशन करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब सबसे अच्छी बात ये है कि उत्कर्ष में जितने विद्यार्थी अपने ऑफलाइन सेंटर पे भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक भी लगातार उनसे यही कहते हैं कि योजना और कुरुक्षेत्र जैसी जो मैगज़ीन है, उनका आप प्रयोग करें ताकि उससे वैल्यू एडिशन हो, आपकी भाषा में सुधार आए, आपके उत्तर लेखन में गुणवत्ता आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विवेक जी ने जो बात बताई, वो विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा विवेक जी, अच्छा इस दौरान आप मुझे बताइए कि जो आज के समय पर अगर मैं कहूँ, तो केवल पढ़ाई ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जा रहा है तो रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है इस समय पर, मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल सर। उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं सोशल मीडिया से 2021 से ही दूर हूँ। अरे क्या बात! और मैंने सोच रखा था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा मैं उस दिन अपनी प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा। क्या बात है! तो सर मैं उसी दिन इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और सर मेरा मानना है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, काफ़ी सकारात्मक यूज़ भी हो जाता है मोबाइल का सर। जैसे सर यूट्यूब पे सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं सर। सर बिल्कुल। मैं आपकी क्लासेस ही सर यूट्यूब पे देखता था, सर अरे मैं क्या! मोबाइल को सर कैसे गलत बता सकता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो सर आप उसको एक नियमित और एक निर्धारित समय में यूज़ करें तो बेहतर है सर, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आप। बात है! मतलब अगर हम मोबाइल को अगर जिस हेतु मोबाइल का निर्माण हुआ है, अगर उस हेतु ही प्रयोग करेंगे, तो मोबाइल हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में उलझे रहेंगे तो काफ़ी देर हो सकती है। अच्छा विवेक जी, यहाँ पर एक बात और, मतलब कई बार ये चर्चा होती रहती है कि पढ़ने का उचित समय कौन-सा है? आप सर आप इस समय पर मॉर्निंग टाइम ज़्यादा प्रेफ़र करते थे या लेट नाइट तक? किस टाइम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे? सर मैंने काफ़ी लंबे समय इस तैयारी को दिया है, तो इसमें सर मैं स्टार्टिंग में सर लेट नाइट स्टडीज़ करता था। पर सर अभी मैं मॉर्निंग टाइम की ज़्यादा स्टडीज़ को प्रेफ़र फॉलो कर करते रहा हैं। हूँ। तो सर ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आप कोई भी समय जो आपको उचित लगे, जहाँ आप बेहतर कर पाएँ, वो समय उचित है सर। बहुत बढ़िया। तो विवेक जी, इस समय पर जिस पद पर आपका चयन हुआ है, वो निश्चित रूप से एक सम्मानीय पद है और हम निश्चित रूप से चाहेंगे आपके व्यक्तित्व को देखते हुए कि आप एक बार वापस से उत्कर्ष में आएँ सर और बिल्कुल जिस सर। दिन आपका नाम प्रदेश के टॉप 10 अभ्यर्थियों में हो, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और मेरी हार्दिक इच्छा भी रहेगी कि आप एक बार फिर आकर मेरे साथ में बैठें। बिल्कुल अच्छा सर। विवेक जी, आप अपनी तरफ से विद्यार्थियों को कुछ संदेश दीजिए ताकि 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आपसे इंस्पायर हों और आपकी उन बातों को ध्यान में रखें जो आपने अपने अनुभवों के दौरान तैयार किए। बताइए। सर मेरा मानना यह है कि घबराहट को दूर करके लोगों को दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई को समय देना चाहिए। और आप इस चीज़ को लेके ना भयभीत हों कि मेरा होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को लेके ज़्यादा प्रोत्साहित रहें कि मुझे इस बार करना है। और सर मेरी एक कॉपी पे सर, मैं एक हर नोट पे सर एक लाइन लिखा करता था कि सिर्फ मुझसे नहीं तो किससे। क्या बात है! क्योंकि सर आप उस ईश्वर की संतान हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। कोई बाहर से, कोई बाहरी दुनिया के लोग तो नहीं आ रहे हैं एमपीपीएससी क्रैक करने। तो सर मेरा यही मानना है कि मुझसे नहीं तो किससे। क्या बात है! बहुत बढ़िया। अच्छा एक अंतिम प्रश्न आपसे। आप अपनी पूरी सफलता को किसको समर्पित करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं अपने माता पिता को और मेरी बड़ी बहन को ये समर्पित करना चाहूँगा। क्या सर बात! मेरे उसके साथ साथ मेरे जो दोस्त मेरे साथ रहे, सर उनका भी सर बहुत बड़ा योगदान रहा इस सफलता में। क्योंकि सर एक लंबा समय 12th के बाद 2017 से और 2025 आ गई सर। तो सर इस समय सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा, अपने अपने स्तर पर सर सभी लोगों ने सहयोग किया सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने विवेक से सीखा कि दृढ़ संकल्पित होना किसे कहते हैं। हमने विवेक से सीखा कि युवा वास्तव में शक्ति और ऊर्जा का पर्याय है। विवेक जैसे ही युवा हैं जिनके भीतर आज भी विवेकानंद जीवित है। तो मुझे तो विवेक से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।